किसी इमारत की जो पहली ईंट है वो ये डिसाइड करती है कि जो इमारत है वो कितनी मजबूत बनने वाली है। वो इमारत कितनी मजबूत बनने वाली है। इसलिए आमतौर पे आपने देखा भी होगा कि जब भी कोई इमारत बननी शुरू होती है, उसकी बुनियाद रखी जाती है, तो जो पहली ईंट है वो किसी विशेष व्यक्ति के हाथ से रखवाने की कोशिश करी जाती है। किसी विशेष व्यक्ति के हाथ से उसको रखवाने की कोशिश करी जाती है। यानी पॉइंट। तो इसी तरीके से बेटा, आपकी किसी सब्जेक्ट के अंदर जो पकड़ है, किसी टॉपिक के ऊपर जो पकड़ है, वो पकड़ आपके बेसिक से, जो बुनियाद है आपकी, वो डिसाइड करेंगे कि वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट आपका कितना मजबूत होने वाला है। आप उस टॉपिक के अंदर कितने शानदार तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो आगे जाके। यानी पॉइंट। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है कह सकते हो, उसके ऊपर अपन बात करेंगे। देखने में बहुत सिंपल, इस पे कभी ना कोई चर्चा हुई है, ना इस पे कोई डिबेट हुआ है, ना इस पे कोई डाउट भी किसी को कभी आया है। हम भी इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, हमने भी देखा है कि ऐसे ही चल रहा है सारा। तो जो सबसे पहला टॉपिक बेटा हम लोग लेते हैं फिजिक्स के अंदर, 11th के अंदर आपके, वो है यूनिट एंड डायमेंशन। आप स्कूल में पढ़ते हो, कोचिंग्स में पढ़ते हो, यूनिट्स एंड डायमेंशन, फिजिकल क्वांटिटीज़। हाँ, तो उसके अंदर जो सबसे पहला सब टॉपिक आई शुड से, वो होता है अपने फंडामेंटल और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। कितने टाइप के होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़? 2 टाइप के, फंडामेंटल और डिराइव्ड। ठीक। तो भाई बात ये आ गई कि ये जो फंडामेंटल डिराइव्ड है, इसके अंदर आप जानते हो 7 फंडामेंटल और बाकी जितने भी है दुनिया में वो सारे डिराइव्ड के अंदर आ जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होते क्या हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ होते क्या हैं, इनकी इनकी डेफिनेशन क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, अर्थात इनकी पहचान क्या है, सही पहचान क्या है। तो उसके लिए हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में अभी विकीपीडिया पे भी जस्ट मैं चेक कर रहा था, मुझे लगा कि कम से कम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को लेकर के कोई गलती नहीं हुई होगी बुक्स में या इन जगहों पे, बड़े प्लेटफॉर्म्स पे। तो मैं विकीपीडिया भी जस्ट चेक कर रहा था, तो उसके अंदर भी विकीपीडिया में साफ ये लिखा हुआ है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़, बड़े ध्यान से सुनना, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ which cannot be expressed in terms of other physical quantities, which cannot be expressed, expressed इस शब्द का यूज किया गया, expressed in terms of other physical quantities। ठीक, बात समझ आ गई। तो हम 7 ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटीज याद कर लेते हैं, फिर डिराइव में जाते हैं तो उसके अंदर ये डेफिनेशन अपने को मिलता है कि द फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड के लिए बता रहा हूँ कि भाई लिखा होता है कि द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी डिराइव्ड, या तो डिराइव्ड शब्द का यूज किया जाता है या फिर एक्सप्रेस्ड शब्द का यूज किया जाता है, कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी डिराइव्ड या फिर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड in terms of the fundamental physical quantities, in terms of the 7, one or more of the 7 physical quantities, fundamental physical quantities। ठीक, बात समझ आ गई। तो इनके डेफिनेशन के अंदर ये जो शब्द है एक्सप्रेस्ड, ये जो शब्द है डिराइव्ड, इसी के अंदर कहीं ना कहीं झोल है बेटा, इसी के अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? चलो बताता हूँ। इसीलिए आज का मैंने ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए बनाया। हम बात करते हैं 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, मास, लेंथ, टाइम, करंट एंड ऑल, और बाकी इनको छोड़ के बाकी दुनिया के सारे डिराइव्ड। ठीक है, डिराइव्ड कौन से? चलो सबसे पहला अपन ले लेते हैं, सबसे जो बेसिक हम कह सकते हैं, वेलोसिटी, स्पीड।
तो वेलोसिटी का नॉर्मल जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फॉर्मूला जो सबसे 9-10 में भी अपन पढ़ते हैं, वेलोसिटी मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम कर देते हैं। ठीक, बात समझ आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट यानी जिसका डायमेंशन लेंथ के बराबर है, मीटर, उसकी यूनिट मीटर है, तो लेंथ अपॉन टाइम करते अपने को वेलोसिटी मिल जाती है। ठीक है, इस बात समझ में आ गई। तो इसलिए क्या हो गया, अपना डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अच्छा जी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो डिराइव का मतलब क्या है? आपने डिराइव किया, कैसे डिराइव किया? डिवाइड करके। इस डिवीजन को आपने, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, इस डिवीजन को आपने डिराइव्ड का नाम दिया, इस डिवीजन को आपने एक्सप्रेस का नाम दिया कि हमने वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट और टाइम के टर्म्स में एक्सप्रेस किया। डिस्प्लेसमेंट और टाइम से हमने इन दो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम है, लेंथ और टाइम है, इससे हमने वेलोसिटी को डिराइव किया। ये कहना चाह रहे हैं डिवाइड करके। लेट मी, और आई शुड से लेट अस मेक इट वेरी क्लियर, लेट अस मेक इट वेरी क्लियर कि इस डिवीजन को हमने डिराइव करना कहा, इस डिवीजन करने को हमने एक्सप्रेस करना कहा, फिर तो मल्टीप्लिकेशन भी वही हो गया। बिल्कुल सही बात। हम बात करते हैं करंट जो है वो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, आप जानते हो, पढ़ते हो। तो जो चार्ज है, अमाउंट ऑफ चार्ज या चार्ज जो है वो डिराइव में आ जाता है। चार्ज को अपन कैसे लिखते हैं? करंट इनटू टाइम। चार्ज को कैसे लिखते हैं? पढ़ा होगा आप लोगों ने, करंट इनटू टाइम। यानी करंट एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, टाइम एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दोनों को गुणा किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपने एक नया फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर दिया, डिराइव कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। कैसे डिराइव किया? मल्टीप्लाई करके। लेट अस मेक इट वेरी क्लियर, लेट अस मेक इट वेरी क्लियर कि बुक्स के अंदर, क्लासेस के अंदर सदियों से जो चली आ रही है प्रथा, आई शुड से प्रथा जो चली आ रही है, वो ये कहती है कि डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, डिराइव्ड करना हो जाता है। आई रिपीट, डिवाइड कर देना या मल्टीप्लाई कर देना डिराइव्ड कहलाता है, एक्सप्रेस करना कहलाता है। तो बेटा अगर ऐसी बात है तो जो वेलोसिटी हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हम तो उसको घुमा देंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम कर देंगे। लो, क्या 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 कर लोगे फिर? वो जो विकिपीडिया या जो बड़े बड़े किताब लिखने वाले लोग हैं, उनसे पूछा जाए कि भाई हम डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी इनटू टाइम कर देंगे, क्या कर लोगे आप? हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट जो है, जो लेंथ है, एक्चुअली लेंथ को भी हमने एज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी शो कर दिया, हमने तो एक्सप्रेस किया ना। तुम्ही नहीं तो बोला, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके हमने निकाला, यानी हमने डिराइव किया, हमने एक्सप्रेस किया। मैंने भी तो वही कर दिया, हमने भी तो वही कर दिया। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। लो, वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट को हमने वेलोसिटी और टाइम के टर्म्स में एक्सप्रेस तो कर दिया हमने। तो क्या डिस्प्लेसमेंट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी? उस हिसाब से तो हो जानी चाहिए भैया, उस हिसाब से तो हो जानी चाहिए। गेटिंग पॉइंट? और ये जो करंट है, चार्ज इनटू टाइम, मैं तो कह दूंगा, लो सॉरी जो चार्ज है वो करंट इनटू टाइम अपन बोलते, तो उसको घुमा लो, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, डिवाइड कर दिया मैंने। लो, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम डिवाइड कर दिया मैंने। मैं बोलूंगा मैंने डिराइव कर दिया, डिराइव कर दिया, मैंने एक्सप्रेस कर दिया, करंट को चार्ज और टाइम के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। लो, फिर तो इस हिसाब से मैं ऐलान करता हूं कि जो करंट है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सारे अपने फंडामेंटल नहीं है, तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज दिख रहे हैं। इनको आज से डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज घोषित कर दिया जाए। क्या करोगे फिर? क्या करोगे फिर? गेटिंग पॉइंट? तो द पॉइंट इज सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड कर देना, या कुछ मैथमेटिकली ऑपरेट
उसके ऊपर कर देना। कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के रूप में देखे जाते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन करके मैथमेटिकल ऑपरेटर लगा के आप बोल नहीं सकते कि आपने डिराइव कर लिया भाई साहब। पॉइंट टू बी वेरी क्लियर, पॉइंट टू बी वेरी क्लियर। देखो, क्योंकि यहां पे कहीं ना कहीं चीजें कंफ्यूजन हालत में रहती, कंफ्यूज हालत में, इसीलिए स्टूडेंट्स, बीइंग ए स्टूडेंट, हम भी कंफ्यूज रहते हैं, हम भी कंफ्यूज रहते हैं। और जब कंफ्यूज रहता है कोई बच्चा, कोई भी इंसान कंफ्यूज रहता है, तो उसके पास एक ही रास्ता बचता है, भैया रट लो, भैया रट लो। समझने की कोशिश नहीं करो, क्योंकि समझ नहीं पाओगे, इसमें कंफ्यूजन खूब सारा है। इसीलिए आपने देखा होगा क्लासेस के अंदर खूब रटवाया जाता है कि भैया 7 फिजिकल क्वांटिटी है, रट ले भैया, कोई पूछे बोल देना, नंबर मिल जाएगा, खत्म हो गई बात। हम भी खुशी खुशी रट लेते हैं उस चीज को, खुशी खुशी रट लेते। तो इससे तो बात नहीं बनेगी, इससे तो बात नहीं बनेगी। तो भाई बात ये आ गई कि डिराइव्ड और फिजिकल क्वांटिटीज जो है, डिराइव्ड और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो है, इनकी तो डेफिनेशन में ही कुछ झोल दिख रहा है बेटा। एक्सप्रेस कर देना, डिराइव कर देना, और उसको फिर हमने ऐसे शो किया, मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड कर देना, ये तो गलत दिख रहा है। फिर तो उस हिसाब से डिस्प्लेसमेंट जो कि लेंथ, उसकी डायमेंशनल लेंथ जो है, वो तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी दिखने लग जाएगा। करंट भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी दिखने लग जाएगा, चार्ज अपॉन टाइम। गेटिंग पॉइंट? तो भैया देखो, किसी भी चीज़ की, किसी भी बीमारी की आप सबको बता दूं, आप में से कई बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले वक्त में आप में से कई होनहार डॉक्टर्स बनोगे, कई बड़े बड़े डॉक्टर्स बनोगे आप। तो भाई इतना तो जान लो, इतना तो जान लो कि किसी भी बीमारी का इलाज तो बेटा तब आप कर पाओगे, किसी भी बीमारी का इलाज तो तब संभव है जब सबसे पहली चीज उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके कि बीमारी क्या है भी कि नहीं है। पता चला पकड़ में ही नहीं आई बीमारी, भैया तू एकदम ओके है, तू जा, मस्त बिंदास, बंदा मस्त, चला गया पेशेंट। बाद में पता चल गया उसको हार्ट में ब्लॉकेज था भैया, हार्ट अटैक आ गया, चला गया बंदा। कड़े पॉइंट। तो किसी भी बीमारी का इलाज तो तब किया जा सकेगा जब सबसे पहले उस बीमारी को आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो यहां पे एक बहुत बड़ी बीमारी अपने को नजर आ रही है, और वो है डिराइव्ड करना, एक्सप्रेस करना। इसका क्या मतलब है? इससे तो कुछ चमका नहीं भैया। आपको चमका है तो बता दो, हम में से किसी और को तो नहीं चमका भैया, चमकने वाली चीज भी नहीं है। तो इसकी सही परिभाषा होनी क्या चाहिए? गलती तो समझ में आ गई, तो इसको सही भी तो करना पड़ेगा बेटा, इसको सही भी तो करना पड़ेगा। तो इसमें इसकी सही परिभाषा क्या हो जानी चाहिए, क्या होनी चाहिए? इनफैक्ट मैं लिखवाता हूँ अपनी क्लासेस के अंदर हमेशा ही, लेकिन मैंने इस चीज़ पे उतना ध्यान नहीं दिया, या इस चीज़ को उतना तवज्जो नहीं दी कि इसमें कुछ रेक्टिफिकेशन करनी चाहिए या ऐसा कुछ। लेकिन मैंने सोचा कि हाँ यार, अगर यहीं पे पहले ही जो चीज़ है उसी के अंदर अगर कुछ गलती है, फिर तो आगे समझ लो आगे का जो सफ़र है वो कैसा कटने वाला है। तो इसका सही डेफिनेशन क्या होना चाहिए? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की जो सही डेफिनेशन है वो क्या होनी चाहिए? सवाल आज ये खड़ा हो रहा है उठ के, आज ये सवाल खड़ा हो रहा है सामने। तो उसका जवाब ये है बेटे, जो कि क्लास में मैं बताया करता हूं, कि फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं, ध्यान से सुनना। आज मैं इस प्लेटफॉर्म से एक तरीके से जग जाहिर कर रहा हूं, एक तरीके से इस चीज़ को ऐलान कर रहा हूं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो सबसे सही परिभाषा होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती है। ध्यान से सुनना, अभी पूरी बात कंप्लीट नहीं हुई। जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती है। डिपेंड करने का मतलब,
तो चलो एग्जाम्पल से सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से मास है, लेंथ है, टाइम है, करंट है। तो मास और लेंथ की ही बात कर लेते हैं। सपोज आपके पास एक ब्लॉक गिवन है बेटे, एक ब्लॉक गिवन है, उसकी मास आपको कैलकुलेट करनी है, उसकी मास आपको मेजर करनी है एक तरीके से। उसका वजन क्या है, कितना मास है, 2 kg है, 4 kg है, 6 kg है, 5 kg, क्या है? तो उसके लिए क्या मांगोगे आप किसी से? किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कौन से इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी? स्केल मापो ना मांगोगे किसी से कि मुझे एक स्केल दे दो या एक घड़ी दे दो ताकि मैं इसका मास मेजर करके बताऊं? बड़े ध्यान से सुनना। क्या आप किसी से स्केल मांगोगे, घड़ी मांगोगे उस बॉडी की मास मेजर करने के लिए? नहीं मांगोगे। आप एक तराजू मांग लोगे, दे भैया एक तराजू दे दे वहां से उठा के। कोई वेइंग मशीन, जो परचून की दुकान में छोटी वेइंग मशीन लगी रहती है इलेक्ट्रॉनिक, आपने देखा होगा, वैसे कुछ मांग लोगे, उस पर रख के देख लोगे कितना मास है इसका, कितना ग्राम है, कितना केजी है, क्या है, सब समझ में आ जाएगा। गेटिंग पॉइंट? गेटिंग पॉइंट? यानी मास को कैलकुलेट करने के लिए कतई हमें लेंथ या टाइम पर डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है, किसी और चीज पर डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है। कोई स्पीडोमीटर रखा हुआ है अपने पास, स्पीड नापने वाली मशीन, मांगोगे? नहीं मांगोगे। तराजू मांगोगे सीधे सीधे। मास do not, the measurement of this physical quantity do not require any other physical quantity of the world. मास अगर नापना है तो आपको सिर्फ तराजू चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर मान लो कि आपके सामने कोई टेबल है, कोई टेबल है, उसकी लंबाई नापनी है, भाई कितने बाई कितने का ये टेबल है, जरा देखें, उसकी लंबाई नापनी है, क्या करोगे? तराजू मांगोगे? ला भैया तराजू उठा के दे दे, मेरे को ये लंबाई नापनी है, तराजू मांगो ना मांगोगे उससे ना, घड़ी मांगोगे ना, आप सिर्फ एक स्केल मांगोगे। घड़ी पॉइंट, आप सिर्फ एक स्केल मांगोगे उससे, उस स्केल से नाप करके बता दोगे कि भाई इसकी लंबाई इतनी है। न तराजू की जरूरत पड़ेगी, न घड़ी की जरूरत पड़ेगी, न स्पीडोमीटर की जरूरत पड़ेगी, ना एमीटर की जरूरत पड़ेगी, किसी भी चीज की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको पूरी दुनिया में सिर्फ एक चीज की आवश्यकता पड़ेगी, स्केल की। स्केल दे दे भैया, बात बन गई। तो लेंथ के मेजरमेंट के लिए आपको किसी और फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता, दुनिया में किसी और फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं है। शायद आप लोग स्वयं उस डेफिनेशन की ओर खुद ही बढ़ रहे होंगे, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद ही अपने कॉपी में लिख सकते हो शायद। टाइम नापना है कि भाई, जैसे हम घर पे लेट्स से आप में से कई बच्चे खाना भी पकाते हो, चपाती बनाते हो। भाई चपाती बनाने में कितना वक्त लग रहा है किसी को? चलो दो भाई है या दो बहन है, कंपटीशन आ गया भैया, कौन जल्दी चपाती बनाता है, सुंदर और बढ़िया चपाती जल्दी किसका बन के तैयार हो जाता है, खाने लायक, एटलीस्ट खाने लायक है ना, कच्चा ना रहे। तो उसके लिए क्या नापोगे? टाइम चाहिए ना आपको, टाइम निकालना है, किसने जल्दी बनाया, किसने लेट बनाया। तो उसके लिए क्या नापोगे? तराजू। ले भैया तराजू पे आपने चपाती रख दिया और हाँ ये चपाती इतनी देर में तैयार हुआ ऐसा। ना तराजू की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको मीटर स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, आपको मात्र सिर्फ एक स्टॉप वॉच की ज़रूरत पड़ेगी या कोई घड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ घड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है हमारे साथ, हमारे पास, उनको हम सही तरीके से परिभाषित कैसे कर सकते हैं, सही तरीके से हम उसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो चलो उसको थोड़ा शब्दों में बांध लेते हैं, लिपिबद्ध कर लेते हैं ज़रा। इस कंसेप्ट को, जो चीज़ निकल के आई, अब उसको हम शब्दों में लिख लेते हैं। तो लिखो, अगर लिखना चाहते हो लिखो अपनी अपनी कॉपीज के अंदर कि फंडामेंटल आज के बाद, चलो स्कूल में अगर लिखना है ना बेटा तो वही डेफिनेशन लिख देना, कोई बात नहीं, जो स्कूल में सर ने लिखवाया।
ठीक है, उनको समझ में आ जाएगा, नंबर मिल जाएगा, वो भी खुश आप भी खुश, कोई टेंशन नहीं, कोई लड़ाई नहीं भैया। लेकिन अपनी जानकारी अपने पास, अगर कोई उस लेवल पे जाके पूछे तो तुम्हारे पास वो जानकारी, वो ज्ञान, वो नॉलेज होना चाहिए कि आप उसको सही नॉलेज, सही ज्ञान से आप उसको चुप करा सको, उसका उत्तर दे सको, उसका जवाब दे सको। तो चलो लिख लेते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं, अच्छा इंग्लिश में, अच्छा चलो इंग्लिश में लिखवा देता हूं कि द क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज whose measurement, to be very precise and to be very clear, we should be very very precise in our wordings, in our thoughts, in our concepts, all right? तो हमने लिखा the physical quantities whose measurement never depend upon any of the other physical quantities of the world. सीना ठोक के लिखो, whose measurement does not depend या never depend upon any other physical quantities of the world is referred as a fundamental physical quantity, should be referred as a fundamental physical quantity. डेफिनेशन लिखो, सीना ठोक के लिखो, दुनिया में कोई उसको नकार ना सके, नहीं तो फिर लिखने का क्या फायदा, नहीं तो फिर पढ़ने का भी क्या फायदा और पढ़ाने का भी क्या फायदा। तो भाई बात ये आ गई कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जिसका कि डेफिनेशन विकिपीडिया तक में लिखा हुआ है कि द क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, अभी खोल के देख लेना, हाथ तो हाथ आपको दिख जाएगा, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस, उसको उन्होंने बेस क्वांटिटीज बोला है, बेस क्वांटिटीज विकिपीडिया के अंदर। द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर रेफर्ड एज, आर कॉल्ड एज बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये उसके अंदर लिखा हुआ है। लेकिन उसको हमने देखा उसके अंदर क्या एरर है, क्या गलती है, और उसको हमने अपने शब्दों में समझ के उसको हमने रेक्टिफाई भी कर लिया। तो द फिजिकल क्वांटिटी, द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी whose measurement never depends upon any of the other physical quantity in the world, in any of the other physical quantities in the world. फंडामेंटल का डेफिनेशन आ गया, कोई शक? चलो, तो इसी के साथ आपको समझ में आ गया कि डिराइव का क्या हो जाना चाहिए, डिराइव का क्या हो जाना चाहिए। डिराइव का डेफिनेशन ये हो जाना चाहिए, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन ये हो जानी चाहिए कि ये वो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जिसके लिए आपको दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे वेलोसिटी निकालना है, स्पीड निकालनी है, तो आप क्या करोगे, आपके पास एक स्केल भी होना चाहिए, मीटर टेप हो, ज़्यादा लंबाई हो तो मीटर टेप ले लो या मीटर स्केल ले लो, और एक घड़ी होनी चाहिए, भैया कितने देर में कितना चला, डिवाइड करके आप स्पीड उसका बता दो, एवरेज स्पीड जो भी है। गेटिंग पॉइंट? तो इसको फिर अपन शब्दों में पिरो लेते हैं। लिख लो कि द derived physical quantities are those physical quantities whose measurement requires the measurement to be very precise, हमें करेक्टली लिखना है बेटा, whose measurement requires the measurement of two or more other physical quantities या fundamental physical quantities, whose measurement requires the measurement of two or more other physical quantities या फिर two or more other fundamental physical quantities. Is that very much clear बेटा? Getting point? तो छोटी छोटी चीज़ें हैं बेटा, जब तक बीमारी आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक उसका इलाज नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। वो हमेशा के लिए एक बीमारी रह जाएगी और वो अंत में जाके एक नासूर का रूप धारण कर लेगी, नासूर बन जाएगी तुम्हारे लिए।
ऐसे न जाने कितने मिसकंसेप्शन है पूरे इसके अंदर, और इसीलिए हम बीइंग अ स्टूडेंट फिजिक्स के अंदर इतना अधिक हम स्ट्रगल करते हैं, इतना अधिक हम स्ट्रगल करते हैं। दिस इज द रीज़न। गेटिंग पॉइंट? तो फंडामेंटल और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ देखने में बहुत ही सिंपल दो चीज़ है, उतना ध्यान जाता भी नहीं है। मैं भी इतने सालों पढ़ाया हूँ, क्लास में बेशक मैं बच्चों को इसी तरीके से समझा दिया करता था, लेकिन उतना उनको बता देता था कि क्या है, इसका क्या मतलब है, हल्का समय, लेकिन इसको इतना मैंने तवज्जो नहीं दी। तो फिर मैंने देखा कि चलो ये पब्लिक प्लेटफॉर्म में आ जाना चाहिए। गलत चीज़ पढ़े, गलत चीज़ याद रखे, फिर तो गड़बड़ी। इसी वजह से अब हमें रटना पड़ता है। अब आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको मालूम है भैया वेलोसिटी, उसके लिए दो चीज़ वो चाहिए अपने को, लेंथ के लिए कुछ नहीं चाहिए, टाइम के लिए कुछ नहीं चाहिए, करंट के लिए भी कुछ नहीं चाहिए। तो इस वजह से हम लोग क्या कर लेंगे, इस चीज़ को सही तरीके से रेक्टिफाई करके अपन याद रखेंगे। गेटिंग पॉइंट बेटा? तो विच नेवर डिपेंड्स, या हुज मेजरमेंट नेवर डिपेंड्स अपॉन द मेजरमेंट और अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, कोई शक? तो यहाँ तक आज की पॉडकास्ट हमने रखी। अगले पॉडकास्ट में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।